हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ फैक्चुअल यानी कि स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं आपका किस लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बारे में, और उसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं, और उसी के लिए आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात हो रही है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि ये रेट जो है आपका बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि चार्ज किया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगेंस्ट द लोन्स जो कि वो कमर्शियल बैंक्स को ऑफर करेंगे। सेकंड में कह रहे हैं ये आपका रिप्लेसमेंट है फॉर यूएसडी लिबर लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। थर्ड में कह रहे हैं ये आपका बेस्ड है ऑन ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट, ट्रेजरीज लोन्ड और बोरोड जो कि आपकी ओवरनाइट की जाएंगी। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं इस पर्टिकुलर रेट से रिलेटेड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट है, और किस तरीके से आप बता सकते थे कि ये करेक्ट ऑप्शन है आपकी ए ऑप्शन, कि अगर आप उस स्टेटमेंट को देखें तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी बैंक रेट की स्टेटमेंट है। बहुत इजीली बता सकते थे कि आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट की स्टेटमेंट ये नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो उसी के चलते आप ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पर डील कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्चुअल नेचर का आपका क्वेश्चन था, मीडियम हार्ड डिफिकल्टी लेवल हम कह सकते हैं। सोफर के बारे में आपको कितना पता है? तो सोफर बेसिकली ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, नाम में ही सिक्योर्ड आ गया तो एक तरीके से सिक्योर्ड भी है। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि ये आपका पूरा सेफ्टी प्रूफ रहे। कि क्या बात है इसमें कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रखा गया है आपकी किस चीज़ के लिए? डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स के लिए, या फिर वैसे ही जो लोन्स रहेंगे, और ये रिप्लेस करेगा लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को, लिबर जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में, सोफर और लिबर के बीच में क्या फ़र्क है? कि सोफर जो रहेगा वो बेस्ड रहेगा ट्रांजेक्शन्स जो कि आपकी ट्रेजरी रिपर्चेज मार्केट में होगी, और ये प्रेफरेबल भी रहता है क्योंकि जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी उन्हें ऑब्जर्व करते हुए ही इसका रेट रहेगा। ठीक है जी। हालांकि जो आपकी लिबर रेट रहता है वो आपका फेस वैल्यू पे रहता है, मतलब आप कभी भी वो फ्लक्चुएट कर सकता है। सोफर आपका थोड़ा सिक्योर्ड रहेगा। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि अगर कुछ बैंक्स अगर आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ठीक है जी, बिना कोई एफडी या कुछ खुलवाए, तो आपको डायरेक्टली आपकी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर वहां पर क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर लिमिट के साथ। बट कुछ बैंक्स क्या करते हैं, आपके एफडी खुलवाते हैं तो वहां पर उसे सिक्योर कर दिया गया कि अगर आप पेमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपकी पेमेंट जो रहेगी वो एफडी में से काट ली जाएगी। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि मार्केट वैल्यू पर ही डिटरमाइन करेगा कि जो पर्सन की वैल्यू रहेगी कितनी उसने, हम कह सकते हैं बैंक में रखा है एफडी, उसी के आधार पर उसे वहाँ पर लिमिट दी जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और यही आपका काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी हैं। और ये जो बेंचमार्क रेट है ये काफ़ी कंट्रीज़ ने अपने खुद के भी ऑल्टरनेटिव रेट्स निकाले हैं इस तरीके से, सोनिया और योनिया। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से कंट्रीज़ के हैं ये। अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूज़ में रिसेंटली आपका आया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वहाँ पर वो सोफर लिंक्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डील एक साइन करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपका लिबर रेट की अब वैल्यू, हम कह सकते हैं जो फेस वैल्यू है या जो उसकी प्रेफरेंस है वो कम होती जा रही है, लोग सोफर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपकी न्यूज़ में आई थी और उसी तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे एक डिटेल्ड लेक्चर आपके लिए सोफर पर निकालने का। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, और उसी के लिए आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका एलएलपी रहेगा उसमें जो एक पार्टनर रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ना ही वो लायबल रहेगा फॉर द अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। सेकंड में कह रहे हैं जो प्रोविजंस है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 वो आपके एप्लीकेबल रहेंगे टू एन एलएलपी। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में तो नाम से ही क्लियर हो रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर कोई पार्टनरशिप है उसमें 2 बंदे इन्वॉल्व हैं तो एक व्यक्ति के जो एक्शंस रहेंगे, सपोज ए व्यक्ति है उसके जो एक्शंस रहेंगे उससे उस पार्टनरशिप में बी व्यक्ति पर कोई असर ना पड़े, तो वही आपकी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहती है, जिसके आधार पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बट जो प्रोविजंस है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के वो एप्लीकेबल नहीं है एलएलपी पर।
एलएलपी बेसिकली किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो अग्रीमेंट उस टाइम साइन किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स, वही उसे वहां पर उसी के आधार पर ही आपका एलएलपी वहां पर एक्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो हमने बात की एलएलपीज के बारे में, तो काफ़ी हद तक अगर हम देखें जो आपकी लॉ फर्म्स होगी, अकाउंटिंग फर्म्स होगी, वेल्थ मैनेजर्स होंगे, तो वहाँ पर एलएलपीज अब आपके कॉमन होते जा रहे हैं। एलएलपी क्या रहेगी? आपकी बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी रहेगी, जो कि आपका सेपरेट रहेगी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके की कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ना। इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि हमने बात की जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का रहेगा वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा इसके ऊपर। साथ के साथ कुछ आपकी कंट्रीज़ हैं जहां पर एलएलपी स्ट्रक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आपका यूके हो गया, यूएस हो गया, गल्फ कंट्रीज़ होगी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इन सभी एलएलपी लेजिस्लेशंस को पढ़ा। उसी के आधार पर एलएलपी एक्ट आपका ब्रॉडली बेस्ड है ऑन द यूके एलएलपी एक्ट ऑफ 2000 एंड सिंगापुर एलएलपी एक्ट ऑफ 2005। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलएलपी एक्ट जो है क्या वो अब हमारा पूरा खुद का बनाया हुआ है कि बेसिकली किसी और एक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो बात हो रही है यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट के बारे में। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोबारा से बताना है कौन कौन सी इनमें से करेक्ट हैं, और उसी के लिए 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं जो आपका कोई व्यक्ति रहेगा अंडर द सीजीएसटी एक्ट, उसे अरेस्ट किया जा सकता है इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन इज मोर देन 2 करोड़। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके ऑफेंसेस रहेंगे इन्वॉल्विंग टैक्स इवेजन ऑफ 2 करोड़ एंड अबव, वो आपके नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल रहेंगे। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सीजीएसटी एक्ट के बारे में आपने बहुत बार चीज़ें पढ़ी हैं और आपका रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, तो हम डिस्कस करेंगे क्यों था न्यूज़ में, बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में करेक्टली बताया गया है इस एक्ट के आधार पर, जो इसका सेक्शन 69 है उसमें ये लिखा गया है कि अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि कोई व्यक्ति टैक्स इवेड कर रहा है और वो टैक्स आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का है, तो वहाँ पर वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। बट जो ऑफेंसेस आपके 2 करोड़ से ज़्यादा के रहेंगे वो आपके, उसमें एक हम कह सकते हैं क्राइटेरिया रखा गया है कि 2 से 5 का अगर रहेगा, 2 से 5 करोड़ का रहेगा तो वो आपके बेलेबल ऑफेंस रहेंगे, बट जो 5 करोड़ से ऊपर का रहेगा वो आपके नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल रहेंगे। तो उसके आधार पर सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है और उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसमें जो आपका सेक्शन 69 है हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, इस एक्ट का, तो उसमें ये लिखा गया है कि अथॉरिटीज़ किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर उन्हें ऐसे रीजंस रहते हैं कि जहां पर वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं। ठीक है जी, अब दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला, उसके आधार पर ये कहा गया कि दोनों ही सेक्शंस आपके 69 एंड 132 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दे फॉल विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो हमारा आर्टिकल 246A है, ठीक है जी, जो आपका जीएसटी से ही रिलेटेड है, उसमें सिग्निफिकेंटली वाइड है, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच है। तो वो आपका एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वो जीएसटी एक्ट को कर सकते हैं, बट साथ के साथ जितने भी आपके लॉज रहेंगे उन्हें भी वो पावर देगा कि वो वहाँ पर उन्हें एनैक्ट कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ उन्हें वहाँ पर एनैक्ट कर सकती हैं। तो उसी के आधार पर जो आपका ये एक्ट है उसका सेक्शन 69 है उसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था। ठीक है जी, और जो हमने बात की, जो यहाँ पर क्राइटेरियाज रखे गए हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा, 5 करोड़ से कम होगा तो आपका बेलेबल रहेगा, 5 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो आपका नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल रहेगा। और ये रही आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में जो हमने अभी बात कर रहे थे। तो अच्छे से पढ़िए, न्यूज़ में आपका ये आया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है कि सरकार ने यूज़ की एक फाइनेंशियल इनोवेशन ताकि जो हमारा पंजाब और सिंध बैंक है उसे रिकैपिटलाइज किया जा सके बाय इशूइंग द लेंडर 5500 करोड़ वर्थ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं इनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 कोड्स प्रोवाइड भी किए गए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, नॉन ट्रांसफरेबल, मेच्योरिटी ऑफ 10 to 15 ईयर्स एंड ट्रेडेबल। तो 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। पर्टिकुलरली इन जो स्पेशल टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं जो कि इस पंजाब और सिंध बैंक को दिए गए हैं उसी से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछी जा रही हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करें कि अगर वो ट्रेडेबल है
तो वो ट्रांसफरेबल भी होंगे। अगर ट्रेड किए जा रहे हैं तो मतलब ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कोई एक ही है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपका ये नॉन ट्रेडेबल नेचर के होते हैं, साथ के साथ नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। तो उसके आधार पर आपकी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो देखिए, सरकार ने ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए इस तरीके के स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किए हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? नॉन ट्रेडेबल, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, मेच्योरिटी आपकी 10 से 15 साल तक की है, नॉन ट्रांसफरेबल भी हैं, और स्पेसिफिकली इशू किए गए हैं पंजाब और सिंध बैंक को ही। मेच्योरिटी के बारे में बात करें तो ये बेसिकली उन्हें होल्ड करके रखने पड़ेंगे जब तक वो बॉन्ड्स मेच्योर नहीं हो जाते। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा, तो इसे फाइनेंशियल इनोवेशन का भी एक दर्जा दिया गया है। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, और उसी के आधार पर 4 कोड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज का जो 2 मिनट्स का सेशन था एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के ऊपर ही था। तो आई होप आपने उसको करेक्टली अच्छे से देखा हो, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर सकें। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड में कह रहे हैं जो वैल्यू रहती है आपके इस इंडेक्स की वो रेंज करती है बिटवीन 0 to 10, जहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड में कह रहे हैं जो बेस ईयर यूज़ किया जाता है इसकी कैलकुलेशन के लिए वो 2016 किया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, आज का सेशन रिवाइज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट में तो बहुत क्लियरली बताया गया और करेक्ट भी है कि आरबीआई द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। बट जो इसकी वैल्यू है वो रेंज करती है 0 to 100, ना कि 0 to 10, जिसमें 100 आपका रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड में जो बात हो रही है कि बेस ईयर यूज़ किया 2016, तो ये भी स्टेटमेंट है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बेस ईयर यूज़ नहीं किया गया है। पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट है और उसके आधार पर ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का 2 मिनट्स का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जरूर जाके देखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट कॉम्पोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि कैप्चर करता है कि किस तरीके से जो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि किस लेवल तक वो पहुंच चुकी है। तो 53.9 स्कोर रहा है एज कम्पेयर टू द 43.4, जो कि आपका मार्च 2017 के एंड पर कैलकुलेट किया गया था। तो बेसिकली आपका जो इंडेक्स है कंसेप्चुलाइज किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, जिसमें आपकी बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल हो गया, पेंशन सेक्टर हो गया, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके ही आपका इंडेक्स यहाँ पर तैयार किया गया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें? जो आपकी रेंजिंग के बारे में बात की 0 to 100, तो वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और जो बेस ईयर की बात की कि इसमें किसी भी तरीके का बेस ईयर आपका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड। बाकी की डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया गया है, आप उसे जाके ज़रूर अच्छे से देखिए। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। तो आई होप आपने सभी ने ही 5 out of 5 स्कोर किया हो, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, अब ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उसी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है, जो कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उससे सारे रिलेटेड डिटेल्स हैं। एक नया इनिशिएटिव भी है जिसमें आपके 10 FLTs प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की। और साथ के साथ जो आपका न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, उसके लिए हमारा जो इनिशिएटिव है DND एज वेल एज एडिटोरियल्स का ऑल्टरनेटिव डेज पर आता है, बट आपकी जो न्यूज़पेपर की जो मेहनत है वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर देता है। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स को फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। साथ के साथ जो हमारा 2 मिनट्स का सेशन है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड वो वहाँ डिस्कस किए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पर। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आपके प्रीलिम्स बेस्ड ही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अच्छे से फॉलो कीजिए इन्हें और इंश्योर कीजिए कि आप इस साल का मेंस लिख सकें। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।